नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज ट्यूटोरियल होम ट्यूटर में। हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। जिसमें से 2 क्वेश्चन हमने करवा दिया था और शायद 3 करवा दिया था, थर्ड हो गया था, फोर्थ से में स्टार्टिंग करना है ना। तो देखो इसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू कहता है। अब हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना, वो राइट की तरफ से सॉल्व करना होगा, यानी कि पी और क्यू को देखो, पी एंड क्यू कह रहा है ना, यानी कि जो नंबर्स पी एंड क्यू हैं उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का अब यहाँ से सॉल्व करोगे, पी एंड क्यू इसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब ऑफ लगा हुआ है, का 1/4। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट की तरफ। यानी कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, देखो P प्लस क्यू, यानी कि इसका नहीं, P प्लस क्यू नहीं, सॉरी, इसका प्रोडक्ट कह रहा है, तो P इंटू क्यू, यानी कि P इंटू क्यू हो गया प्रोडक्ट इसका, P और Q का। तो इसका जो है प्रोडक्ट का 1/4, इसका मतलब है इंटू 1/4। तो आंसर क्या आएगा, PQ/4, या इसी को लिख सकते हो P इंटू Q/4, ठीक है। ये मेरा क्या है आंसर। अगला देखो, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड कहता है, प्रत्येक नंबर को, नंबर जो x और y दो दिए गए हैं दोनों को स्क्वायर में फॉर्म में लिख दो। स्क्वायर फॉर्म में मतलब इसका स्क्वायर कर दो और स्क्वायर करने के बाद में क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी कि जोड़ दो। तो देखो भाई, x और y, पहले x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, y का करोगे तो y स्क्वायर बन जाएगा, फिर कहता है दोनों को ऐड कर दो। तो यही ऐड करने पर हमारा आंसर बन गया x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, यही क्या है आंसर हो गया। समझ में नहीं। अब अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर एज एडेड टू द 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर m एंड n। ये कोई नंबर s है, s ही तो है, नंबर 5 है, सॉरी नंबर 5, s नहीं है यहाँ पे, नंबर 5, ये 5 नंबर दिया हुआ है। कहता है नंबर 5 को एडेड किया जाता है, किसको, किससे एड किया जाता है, 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर m एंड n। कहता है m और n, यहाँ पे आंसर लिखो, जितना बढ़ोगे उतना क्या होगा, क्वेश्चन की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, कौन सा नंबर, देखो m और n, तो m इंटू n, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, m एंड n का प्रोडक्ट है ना, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, m इंटू n बन जाएगा, उसका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 हो गया। अब कहता है जो 3 टाइम्स है ना, उसमें कहता है नंबर 5 एडेड, कहता है उसमें नंबर क्या है 5 एडेड कर दो। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 3m प्लस का 3n ब्रैकेट प्लस का 5, यानी कि हमारा लास्ट आंसर बनेगा 3m प्लस का 3n प्लस का 5, यही क्या है आंसर। पहले क्या करना पड़ेगा, इस m इंटू एन का प्रोडक्ट लोगे, प्रोडक्ट का 3 टाइम्स करोगे, यानी कि m इंटू एन का 3 मल्टीपल कर दोगे, उसमें क्या ऐड कर दोगे, 5 को ऐड कर दोगे, तो 3m प्लस का 3n प्लस का 5 आंसर आ जाएगा। अब हम 3 को जब हम अंदर ले जाएंगे, प्रोडक्ट कराएंगे दोनों से, नहीं सॉरी, प्रोडक्ट यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एडिशन नहीं है, प्रोडक्ट है। फिर से देखो एक बार, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, m इंटू एन, ये प्रोडक्ट हो गया इसका, इसका कहता है 3 टाइम्स, फिर कहता है इसमें क्या ऐड किया था, 5 को ऐड किया था, तो 5 को ऐड कर दिया हमने, तो क्या बन गया 3mn प्लस का 5, यही मेरा आंसर है। हमने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की जगह पर एडिशन कर दिया था वहाँ पे गलती से, तो एडिशन नहीं, अगर एडिशन कह सकता है, ऐसा नहीं है एडिशन नहीं कह सकता, एडिशन कह सकता है। अगर एडिशन कहता तो हमारा ये आंसर होता m प्लस n प्लस का 5, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते, यानी कि 3m प्लस का 3n प्लस का 5, तब आंसर हमारा ये होता। लेकिन हमारा आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा है, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला तब होगा जब यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, ठीक है, समझो नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर y एंड z सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10। कहता है कि जो 10 है ना, पहले 10 लिख लो, हमने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन राइट टू लेफ्ट है यार, मतलब करना है राइट टू लेफ्ट, ऐसे ध्यान रखना, ठीक। तो पहले हमने क्या लिख लिया, 10 लिख लिया, क्योंकि
10 से हमको सब्ट्रैक्ट करना है ना। क्वेश्चन ही कह रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर y और z का है, y z का जो प्रोडक्ट है ना, वो 10 से क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि 10 माइनस और प्रोडक्ट किसका, y इंटू जेड का। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 10 माइनस वाई जेड, या इसी को लिख सकते हो 10 माइनस वाई जेड। ठीक, 10 माइनस वाई जेड। अगला देखो जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ नंबर ए एंड बी। अब ए बी का सम है, सम मतलब जोड़, एडिशन, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। कहता है इन्हीं नंबर के प्रोडक्ट से सब्सट्रैक्ट करो। तो मेन हमारा वर्क कौन कर रहा है, ये सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे बीच में ये ऐसा समझ सकते हो। तो एक पार्ट हमारा ये है, यानी कि राइट की तरफ, एक हमारा लेफ्ट की तरफ। तो हम जाएंगे किधर से, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो हमको इजी पड़ेगा। तो हम कह रहा है वही नंबर, देयर नंबर का मतलब समझ रहे हो, जो नंबर हमारे पहले आ चुके हैं, ये ए एंड बी। तो ए एंड बी का जो प्रोडक्ट है, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी, अब कहता है उस फ्रॉम देयर प्रोडक्ट मतलब सब्सट्रैक्ट किया जाता है किससे, ए इंटू बी से। तो ए इंटू बी से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ए इंटू बी से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम देयर प्रोडक्ट माइनस क्या है, सम ऑफ नंबर ए प्लस बी, यानी कि इसका जो इन दोनों का जो एडिशन होगा, यानी कि ए प्लस बी, किससे सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हम कहें, अगर तुमसे क्वेश्चन ऐसे सिंपल तरीके से कहे, यहाँ पर मान लेते हैं कि प्रोडक्ट ना होता तो यहाँ सीधे कह देता कि 11 से सब्ट्रैक्ट किया था, तो क्या तुम लिखते 11 माइनस का ए प्लस बी लिखते, वो लिखते नहीं लिखते, यही लिखते ना। तो इसी तरीके से इस 11 की जगह पर क्या है, यहाँ पे ए इंटू बी है, क्या है, ए इंटू बी है। समझ आई बात नहीं है। तो ए इंटू बी है, तो ए इंटू बी तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, और जब ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो माइनस ए और माइनस बी, यानी कि ए बी माइनस ए माइनस बी, यही मेरा क्या है, आंसर है। क्योंकि जिससे सब्सट्रैक्ट करना होगा उसको पहले लिखोगे। तो 11 से कर रहे हो ना, 11 से कर रहे हो, तो 11 माइनस ए प्लस का बी, अब इसको जो ओपन करोगे माइनस ए माइनस बी, ये आंसर आ जाएगा। तो 11 की जगह पर यहाँ पर क्या कह रहा है, ए इंटू बी कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन जो कह रहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर द फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी कि ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है, इसमें हमको फाइंड क्या करना है, पहले तो बात फाइंड करना है कि टर्म कौन सी है ना, दूसरा बात फाइंड करना है इसमें उसका फैक्टर कौन सा है, बस यही दो चीज़ें है ना, फैक्टर। तो दो चीज़ें हमको निकालना है प्रत्येक क्वेश्चन में, ऐसे समझ सकते हो। वो क्वेश्चन ही कह रहा है दिए गए एक्सप्रेशन में कौन सा टर्म है और कौन सा एक्सप्रेशन है, कौन सा फैक्टर है। ठीक है, दिए गए एक्सप्रेशन में कौन सा फैक्टर है कौन सा टर्म है। तो देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है, समझती हो बात को, नहीं। तो देखो एक्स क्या है, एक्स अपने आप में क्या है, एक टर्म है, क्या है, टर्म है। और 3 भी क्या है अपने आप में, ये भी टर्म है। नहीं समझ में बात, इसमें टर्म कितनी है, 2 टर्म है। हमने क्या बताया, अगर एक्सप्रेशन में एक सिंबल है तो उसमें 2 टर्म होंगी, अगर 2 सिंबल हैं तो उसमें 3 होंगी, अगर 3 है सिंबल तो 4 टर्म होंगी, 4 है तो 5 होगी। इसका मतलब ये कहता है, इसका लॉजिक ये कहता है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, दिए गए एक्सप्रेशन में सिंबल अगर एक है तो उसमें टर्म कितनी होगी, 2 होगी। यानी कि दिए गए सिंबल से पता चल सकता है कि उसमें टर्म कितनी है, कैसे, +1 करके, जितने सिंबल उसमें +1 कर दो उतनी हमारी टोटल क्या हो जाएगी, टर्म बन जाएगी। तो पहली टर्म इसमें कौन सी है, एक्स है, दूसरी कौन सी है, 3 है। ठीक है, तो हम टर्म लिख सकते हैं क्या, टर्म इज अ 3 एंड एक्स। बोलो बात है समझ में, या इसी को x एंड 3 भी लिख सकती हो। ठीक है, आगे देखो, अब बात करता है कि फैक्टर। जब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है जैसे हम कहें 3x, तो x का फैक्टर कौन सा हुआ,
x का फैक्टर 3 हुआ, क्योंकि 3 इंटू एक्स लिख सकते हो, तो x का फैक्टर क्या हुआ 3। जैसे हम कहें 12, अब 12 का फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो 12 का फैक्टर कौन हो सकता है, एक तो एक हो सकता है, एक तो अपने आप में खुद होता है, एक इसका 3 होगा, एक इसका 4 होगा, क्योंकि दी गई संख्या किन संख्याओं से कैंसिल हो रही है, तो 1 से भी हो रही है, 12 से भी हो रही है, यानी कि इस धरती पर इस बनी हुई मैथमेटिक्स में जितनी भी नंबर है उसमें से अपने आप से तो सभी होती ही होती हैं, 1 से होती ही होती हैं, यानी कि ये तो हमारा जो है रूल कहता ही कहता है। इसके सिवा जो हमारी हमारी ये संख्याएं हैं 3 और 4 ये भी फैक्टर है, तो 1 भी फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है। इसके कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है, यानी कि दी गई संख्या कितने से डिविजिबल है, कितने नंबरों से डिविजिबल है, वही उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो x के मल्टीप्लिकेशन में कितने लगी हुई हैं, देखो x में देखोगे तो x इंटू कुछ ना लगा होता है तो हम क्या मान लेते हैं, 1 ले लेते हैं, यानी कि 1 भाई साहब ऐसे हैं जो सभी जगह चले जाते हैं, जब कुछ ना बचे तो हमारा क्या है, 1 है। अब जब होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x की जगह पर 2x लिखा होता तो हमारे भाई साहब 1 नहीं आते, है तो उसके साथ 1, प्रोडक्ट में सभी जगह 1 रहता है भाई 1। जैसे भाई साहब 1 जो है ना, 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी से कर दोगे, जैसे हम कहें 1 लाख लिखा हो, क्या लिखा हो, 1 लाख, कितने 3 2 5 0, अब इसमें से एक मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक ही कर दो तो रहेगा तो सेम टू सेम 1 लाख ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, तो वही फर्क यहाँ पर है। देखो तो x इंटू 1 लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो 2 इंटू एक्स, इसका मतलब अब x का जो फैक्टर बन गया वो क्या बन गया, 2 बन गया, क्या बन गया, 2 बन गया। तो यहाँ पर जो फैक्टर है तो समझाने के लिए कह रहे हैं, बाकी बहुत इजी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो टर्म समझ में आ गई, टर्म कौन सी होगी, 3 होगी और x होगी, और फैक्टर जो होंगे वो बेटा क्या होंगे, फैक्टर होंगे 1 एंड, अच्छा 3 का फैक्टर कोई है, बोलो, 3 का खुद अपने आप में फैक्टर है वो, है ना, खुद अपने आप में फैक्टर है, तो 3 और 1 फैक्टर हमारे बन जाएंगे, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर सिर्फ x का पूछेगा तो सिर्फ 1 होगा, दोनों का पूछेगा तो 3 और 1 होगा, क्योंकि 3 से कैंसिल होगा और 1 से कैंसिल होगा, तो 3 1 ही तो आएगा, तो 1 तो पहले आ चुका है, बचेगा 3, तो 1 3 हो सकता है। इसका मतलब फैक्टर इसके क्यों कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे दोनों टर्म में, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम किए जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, यानी कि सेकंड का सेकंड है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें टर्म देखो कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, तो पहला टर्म हो गया 1, दूसरा टर्म हमने लिख लिया x और तीसरा टर्म लिख लिया एक्स स्क्वायर। अब इसका फैक्टर क्या होगा, 1 का 1 ही रहेगा, x का x रहेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर के 2 बन जाएंगे, x और इंटू एक्स, तो यही लिख लो। तो हमारे क्या बन गया, ये हमारी टर्म हो गई, और टर्म क्या, ये हमारे क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए, फैक्टर बन गया 1 x x x। ठीक है, ये सभी फैक्टर है, बस इतनी बात ध्यान रखना। आगे देखो, ये भी देख लो, इसमें पहला टर्म क्या है, y है, अच्छा इसका फैक्टर क्या बनेगा, y ही बनेगा। अच्छा इसमें दूसरा टर्म क्या है, माइनस का y स्क्वायर है, तो इसमें क्या बनेगा, 2 फैक्टर बन जाएंगे, माइनस y और y, है ना, ये हमारे बन जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारी टर्म और ये बन जाएगा हमारा फैक्टर, ऐसे लिखो। ठीक है, अगर लिखने का तरीका करना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, टर्म कौन कौन सी हैं, y है और कमा माइनस वाई स्क्वायर है, अब इन्हीं चीज को अगर तोड़ दिया जाए y और इसमें तोड़ दिया जाए तो y इंटू वाई, तो ये 2 हो जाएंगे, तो ये फैक्टर बन जाएंगे। ठीक, नोट कर लो। देखो इसमें टर्म कौन सी है, देखो एक तो टर्म हमारी 5x वाई स्क्वायर है, ये पूरी टर्म है, ध्यान रखना, इसमें एक कतरा भी दूसरे का नहीं। और इसमें देखो 7x स्क्वायर वाई, इसमें भी किसी का कतरा नहीं, समझे भाई, मतलब ऐसे कर सकते हो, ये पूरी टर्म है, क्योंकि प्लस हमारा क्या है, अलग करता है 2 टर्म को, है ना, प्लस हो चाहे माइनस हो, वो टर्म को अलग करता है, तो ये अलग हो गई 5x वाई स्क्वायर और ये दूसरी अलग हो गई 7x स्क्वायर वाई। ठीक है, अब देखो इसमें फैक्टर कौन कौन से हैं, देखो एक है हमारा 5, क्या है, एक हमारा है 5, दूसरा क्या है बेटा x है, और ये फिर है y इंटू वाई, फैक्टर सभी लिखने हैं, जैसे y की पावर 4 है तो 4 बार y को लिख देना है, यानी कि फैक्टर तो वो है। इसका मतलब यहाँ पर क्या फैक्टर बनेंगे, 7 इंटू, कामा में लिखो ज्यादा सही रहेगा,
7,x,y। तो इसका मतलब है फैक्टर हमारे कौन कौन से आ गए? फैक्टर यहाँ लिख सकते हो, अलग भी लिख सकते हो फैक्टर। क्या बन गया? 5,x,y,y, 7,x,x,y, ये सभी फैक्टर हो गए। और ये दोनों टर्म, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। 5x,y² पूरा टर्म है, 7x² y पूरा टर्म है, और इसके सभी फैक्टर हैं 5x,y, 7x,x। ठीक, समझ में आ गई? देखो ये हमारी टर्म है -ab, ये भी हमारी टर्म है 2b², और ये भी हमारी टर्म क्या है 3 माइनस का। ठीक है, ये हमारी सभी क्या है, ये अपने आप में टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है t1, t2 और t3। अब इन्हीं के फैक्टर निकलेंगे। पहला फैक्टर -a, दूसरा फैक्टर b, पहला फैक्टर 2, दूसरा फैक्टर b इंटू b। इसमें देखो कितने निकल के आएंगे, -3 इंटू a। तो ये सभी फैक्टर बन जाएंगे। बस ये हमारे क्या है फैक्टर, यही मेरा आंसर। दो ही चीज पूछता है, ये एक्सप्रेशन है, पहला हमारा टर्म है, ये हमारी टर्म्स है, फर्स्ट टर्म t1, t2, t3, फिर हमारे फैक्टर है। बस हमारा हो गया आंसर। ठीक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म कहता है, इसमें पहली बात तो क्या है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये हमारा एक्सप्रेशन है ना, क्या है एक्सप्रेशन 5 - 3t²। फिर हमको निकालना क्या है, कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट निकालना है और टर्म बतानी है, टर्म कौन सी होगी। तो पहली बात तो हमको टर्म पता होनी चाहिए, तभी कोफिशिएंट पता चलेगा। तो अच्छा टर्म कौन कौन सी इसमें, एक है 5, एक है 3t² माइनस का। ठीक है, अब कोफिशिएंट ध्यान रखना, कोफिशिएंट इसमें कौन कौन से हैं देखो। एक तो कोफिशिएंट हमारा 5 है, ठीक है, इसके साथ कुछ है नहीं, जैसे वेरिएबल कोई नहीं है, x y z t कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी कोफिशिएंट हमारा 5 होगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल पूछ रहा है। जितने भी नंबर हमारे कोफिशिएंट होते हैं, तो ये भी तो हमारा कोफिशिएंट होगा, क्योंकि ये नंबर है। तो 5, और इसमें कौन सा होगा -3, क्योंकि t हमारा क्या है वेरिएबल। बोलो क्या है, t क्या है वेरिएबल। वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन में कौन सा है -3। तो एक कोफिशिएंट बन गया 5, एक बन गया -3। बस, तो कोफिशिएंट आ गए और ये टर्म बन गई, ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ था, आंसर हो गया। चलो नोट करो जल्दी, अगला क्वेश्चन नोट करो। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, सेकंड है, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या कह रहा है, 1 + t + t² एंड t³। अब इसमें बताना है कि एक्सप्रेशन तो हमको पता है कि एक्सप्रेशन दिया ही है, कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट इसमें तो 1 ही होगा, इसमें भी 1 होगा। ये वाले टर्म, पहले टर्म लिखता हूँ है ना, यहाँ पे टर्म लिखो पहले। टर्म कौन कौन सी है, एक हमारी टर्म a1 है, फिर हमारी कौन सी है t है, फिर है t², फिर t³। अब इसमें हमको कोफिशिएंट बताना है, तो कोफिशिएंट हमारा 1 हो गया, t में भी 1 है, t² में भी 1 है, और t³ में भी 1 है। तो हमको सिर्फ न्यूमेरिकल लेना है। तो कोफिशिएंट हमारे कितने बन गए, 1 1 1 1 सभी 1। और टर्म कौन बन गई, जो हमको प्लस से अलग कर रहे हैं, इसको प्लस से देखो ये अलग कर रहा है, ये भी अलग कर रहा है। तो हमारा टर्म बन गया, क्या बन गया, पहला बन गया फर्स्ट, तो एक ही रहेगा, उसके साथ कुछ है ही नहीं वेरिएबल, तो एक ही रहेगा t² और t, ये सब अलग अलग कर दिया हमने। तो ये टर्म है इतना, टर्म कितनी है 1 2 3 4, क्योंकि सिंबल हमारे कितने हैं 1 2 3, सिंबल 3 है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे कितनी होंगी टर्म 4 हो जाएंगे। ठीक, नोट करो जल्दी। अगला देखो, अगला लिखा है x, को हटा देते हैं, x + 2xy
एक्स प्लस 2xy प्लस का 3y। अब इसमें बताना है टर्म कौन सी है। पहले टर्म निकालो, पहला x है, फिर क्या है 2xy है, फिर क्या है 3y है। अब इसमें कॉफिशिएंट बताना है, तो कॉफिशिएंट इसमें कौन सी कॉफिशिएंट होगा, सिर्फ 1 होगा, क्योंकि जिसमें कुछ नहीं उसमें 1 होगा। और इसमें क्या है, इसमें एक्स वाई छोड़ करके बचा क्या 2, तो इसमें 2 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, हो जाएगा। और इसमें y को छोड़ करके क्या बचेगा 3, तो इसमें 3 हो जाएगा। ये है मेरा आंसर। इसमें टर्म कितनी है 3 है, कॉफिशिएंट 1 2 3। ठीक, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4th नंबर 100m प्लस का 100n। इसमें टर्म कितनी है और कॉफिशिएंट कौन कौन से हैं। तो टर्म हमारी पहली हो जाएगी 100m कॉमा 100n। फिर हमारा क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर कौन कौन से हैं देखो, m का फैक्टर कौन सा है 100, तो इसमें भी 100 हो जाएगा ए कॉफिशिएंट। ठीक, जो न्यूमेरिकल हमारा कॉफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 100 होगा, इसमें भी हमारा 100 होगा, तो 100 हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉफिशिएंट बन जाएगा। बोल बात ही समझ नहीं है ना। तो इसमें इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जो वेरिएबल दिया है ना, वेरिएबल को छोड़ करके जितनी भी संख्या है वो हमारी क्या बन जाती है, कॉफिशिएंट बन जाती है। बस सिंपल सी। तो ये कर लोगे ना, बोलो। अगला क्वेश्चन जानते हो क्या है, सेम टू सेम है क्वेश्चन, बस उसमें क्या है अलग अलग बताने हैं। जैसे कहता है आइडेंटिफाई करो टर्म को विद कंटेन x एंड गिव एंड द कोफिशिएंट ऑफ x। कहता है कि x के फॉर्म में दी गई जो टर्म है उसको आइडेंटिफाई करो और उसका जो कोफिशिएंट है उसको आइडेंटिफाई करो। जैसे हमारे पास में देखो लिखा हुआ है y² x प्लस का x, ये क्वेश्चन है मेरे पास में। और इसमें क्या है, इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें तो हमारे डायरेक्ट कह देते हैं ये टर्म हो गई, ये भी टर्म हो गई। अब इसका मतलब कॉफिशिएंट क्या है, तो कॉफिशिएंट इसमें 1, इसमें 1। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम ये जो है कंटेन x को ले रहे हैं और कॉफिशिएंट x का ही पूछ रहे हैं। इसका मतलब है x को हम क्या लेंगे, बेस लेंगे, x को क्या लेंगे, बेस लेंगे। यानी कि x हमारा क्या है, वेरिएबल है, और x को छोड़ करके जो भी हमारे मल्टीप्लिकेशन में है वो हमारा क्या बन जाएगी, कॉफिशिएंट बन जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पर y² इसके x के मल्टीप्लिकेशन में है नहीं, तो y² x तो हमारी टर्म बन जाएगी, लेकिन इसके x के रेफरेंस में हमारी y² क्या बन जाएगी, कॉफिशिएंट बन जाएगी। बोलो बन जाएगी नहीं बन जाएगी, क्योंकि वो पूछ रहा है कि जो x के रेफरेंस में हमारा कॉफिशिएंट कौन सा होगा, y² हो जाएगा। अच्छा, इस वाले टर्म में कितना होगा, x के रेफरेंस में तो 1 होगा। बोलो होगा नहीं होगा, है ना। तो जब वो कंडीशन लगा दे, कहता है कि आइडेंटिफाई टर्म विद कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, सिर्फ x का बताना है। तो इसका मतलब x हमारा वेरिएबल हो गया और x के जो मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ है वही हमारी क्या बन जाती है, कोफिशिएंट बन जाती है। तो उसमें तो हम नंबर सिर्फ कहते हैं, तो कोफिशिएंट होता तो नंबर ही है, लेकिन उसने कंडीशन लगा दिया कि x के अलावा जो भी संख्या है या जो भी वेरिएबल दी गई है वो हमारी कोफिशिएंट बन जाएगी। इसका मतलब y² भी उसकी कोफिशिएंट बन जाएगी। समझ नहीं भाई, तो इतना हो गया, नोट कर।